सरकार के सबसे बड़े प्रशासनिक गलियारों से एक ऐसी बेहद महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने देश के 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों और लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की उत्सुकता को काफी बढ़ा दिया है। क्या वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के भीतर हुई एक बेहद अहम बैठक के बाद न्यूनतम पेंशन और 8वें वेतन आयोग की फाइल पर आगे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है? क्या इस बार आपकी पेंशन और सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी के पुराने रिकॉर्ड बदलने वाले हैं, या फिर यह भी सोशल मीडिया पर फैलाया गया एक भ्रामक जाल है? यदि आप भी इंटरनेट पर चल रही अलग अलग खबरों को देख देख कर वास्तविक स्थिति जानना चाहते हैं तो आज का ये विशेष विश्लेषण आपको सच्चाई का वो आईना दिखाने के लिए आ चुका है जो तथ्यों पर आधारित है। आज हम इस सबसे ताजा और बड़ी रिपोर्ट में सीधे उन पुख्ता कानूनी दस्तावेजों, कैबिनेट की आंतरिक हलचलों और वित्तीय आंकड़ों पर बात करेंगे जो सीधे आपकी जेब और आपके भविष्य को प्रभावित करने वाले हैं। रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले देश के कर्मठ कर्मचारियों और हमारे सम्मानित बुजुर्ग पेंशन भोगियों से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप हमेशा बिना किसी मिर्च मसाले के केवल सच और सटीक जानकारी देखना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को पूरा देखें ताकि यह सही जानकारी नीति निर्माताओं तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े विषय की जिसने ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन के पूरे आंदोलन को एक बिल्कुल नए मोड़ पर खड़ा कर दिया है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी एनएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत और दिग्गज सांसद सुप्रिया सुले की अगुवाई में लड़ी जा रही इस लड़ाई में अदालत और संसद दोनों मोर्चों से एक साथ बेहद महत्वपूर्ण अपडेट्स आए हैं। कमांडर अशोक रावत ने दिल्ली के मुख्य मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी बात रखते हुए साफ कह दिया है कि बुजुर्गों के सब्र का बांध अब पूरी तरह टूट चुका है और यदि इसी सत्र के दौरान न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने के साथ महंगाई भत्ता जोड़ने के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी नहीं दी गई तो देश भर के 78 लाख पेंशन भोगी परिवार अपनी मांगों को लेकर राजधानी दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस आंदोलन को संसद के भीतर आवाज देने वाली सांसद सुप्रिया सुले ने भी आज श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक हाई प्रोफाइल बैठक की है जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुराने ऐतिहासिक फैसलों की प्रतियों को सामने रखकर सरकार से सीधा सवाल पूछा है कि जब देश के बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लाखों करोड़ रुपए के कर्ज को आसानी से बट्टे खाते में डाला जा सकता है तो फिर इन बुजुर्ग मजदूरों और कर्मचारियों के सामाजिक अधिकार के लिए बजटीय आवंटन करने में सरकार को इतनी हिचकिचाहट क्यों हो रही है? सुप्रिया सुले के इस कड़े रुख के बाद श्रम मंत्रालय के भीतर आंतरिक गणनाओं का दौर बहुत तेज हो चुका है और अधिकारी अब एक ऐसा मध्यस्थ रास्ता तलाश रहे हैं जिससे बुजुर्गों को तुरंत आर्थिक राहत दी जा सके। इसी के साथ कोर्ट कचहरी के मोर्चे से जो बिल्कुल ताजा अपडेट आ रहा है उसने ईपीएफओ के आला अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अवमानना और समीक्षा याचिकाओं पर देश के शीर्ष वकीलों की टीम ने अदालत के सामने ये बात पेश की है कि ईपीएफओ उच्च पेंशन और न्यूनतम पेंशन के आवेदनों को निपटाने में आनुपातिक पेंशन फॉर्मूले की आड़ लेकर बुजुर्गों की पेंशन को कम करने का प्रयास कर रहा है। अदालत ने इस मामले पर बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त को यह सख्त निर्देश जारी किया है कि वे एक निश्चित समय सीमा के भीतर ईपीएफओ के पेंशन फंड की कुल संपत्ति, उसके निवेश और उससे होने वाली वास्तविक सालाना कमाई का पूरा और स्पष्ट ब्यौरा कोर्ट के सामने हलफनामे के रूप में प्रस्तुत करें। यदि इस वित्तीय ब्यौरे में किसी भी प्रकार की विसंगति या गड़बड़ी पाई जाती है तो अदालत संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सीधे दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर सकती है। इस अदालती आदेश ने पेंशन धारकों के पक्ष को काफी मजबूत कर दिया है और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ईपीएफओ इस वित्तीय जांच में घिरता है तो सरकार के पास न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपए तक बढ़ाने के अलावा और कोई कानूनी विकल्प शेष नहीं बचेगा। इसके बाद आइए रुख करते हैं वर्तमान में नौकरी कर रहे युवा कर्मचारियों की तरफ जिनके लिए ईपीएफओ ने एक बेहद बड़ा प्रशासनिक बदलाव घोषित किया है। क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया में होने वाली देरी और मामूली गलतियों जैसे नाम की स्पेलिंग, जन्म तिथि में अंतर या बैंक केवाईसी की वजह से लाखों पीएफ दावों के रिजेक्ट होने की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए ईपीएफओ ने एक बिल्कुल नया ऑटो मोड सिंगल विंडो वेरिफिकेशन सिस्टम लाइव कर दिया है। इस नई डिजिटल प्रणाली के तहत यदि आपके आवेदन में कोई छोटी मोटी मानवीय त्रुटि पाई जाती है तो ईपीएफओ आपके क्लेम को सीधे रिजेक्ट करने के बजाय पोर्टल के माध्यम से आपके नियोक्ता यानी आपकी कंपनी को एक ऑटोमेटिक अलर्ट भेजेगा। कंपनी को ऑनलाइन ही उस त्रुटि को सुधारने का अवसर दिया जाएगा जिससे कर्मचारियों को क्षेत्रीय कार्यालयों के चक्कर काटने से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और उनके क्लेम सेटलमेंट का पूरा समय घटकर महज 3 से 5 दिन रह जाएगा। ईपीएफओ का यह आधुनिक कदम देश के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कामकाजी युवाओं के लिए आज की सबसे बड़ी और राहत भरी खबर साबित होने जा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस बड़े मुद्दे की जिसने पूरे देश के सरकारी महकमे में हलचल मचा रखी है, यानी 8वां वेतन आयोग। इस समय सोशल मीडिया पर लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग के गठन की फाइल पर अंतिम हस्ताक्षर हो चुके हैं और न्यूनतम बेसिक सैलरी सीधे 18,000 रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए या 32,000 रुपए होने जा रही है। लेकिन हम आपको आज की वास्तविक हकीकत से रूबरू कराना चाहते हैं। सच यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों की संयुक्त सलाहकार संस्था और विभिन्न विभागों की यूनियनों ने वित्त मंत्रालय के सामने एक बेहद मजबूत और तार्किक ड्राफ्ट पेश कर दिया है। इस ड्राफ्ट में यह मांग की गई है कि साल 2026 की इस महंगाई, चिकित्सा खर्च और बच्चों की शिक्षा की लागत को देखते हुए 7वें वेतन आयोग का पूरा ढांचा अब पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुका है। वित्त मंत्रालय के आंतरिक सूत्रों से मिली खबर के अनुसार
सरकार के भीतर एक उच्च स्तरीय सचिवों की समिति इस बात की समीक्षा कर रही है कि यदि नए वेतन आयोग का गठन इस साल के अंत तक किया जाता है तो न्यूनतम मूल वेतन को 18,000 रुपए के स्थान पर एक नए और बढ़े हुए आधार पर तय किया जाए। इस नई बजटीय गणना ने सरकार के आर्थिक सलाहकारों को विचार करने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि इसके लागू होते ही देश के खजाने पर प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसलिए सरकार बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रख रही है और अंतिम घोषणा से पहले सभी कानूनी और वित्तीय पहलुओं को पूरी तरह सुरक्षित कर लेना चाहती है। इसी वेतन आयोग से जुड़ा दूसरा सबसे चर्चित विषय यानी फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी आज एक बहुत बड़ा मोड़ सामने आ चुका है। कर्मचारी संगठन लगातार फिटमेंट फैक्टर को 3.68 गुना करने की मांग पर अड़े हुए हैं ताकि उनकी सैलरी में एक बड़ी वृद्धि हो सके। लेकिन बिल्कुल ताजा अपडेट यह है कि सरकार के कुछ नीति निर्माताओं ने वेतन की असमानता को समाप्त करने के लिए एक नया हाइब्रिड फॉर्मूला प्रस्तावित किया है। इस नए फॉर्मूले के तहत निचले स्तर के कर्मचारियों यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मियों के लिए फिटमेंट फैक्टर की दर को अपेक्षाकृत ऊंचा रखा जाएगा, जबकि उच्च श्रेणी के अधिकारियों के लिए इसे थोड़ा संतुलित किया जाएगा। यदि यह हाइब्रिड फॉर्मूला केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर कर लिया जाता है तो निचले स्तर के कर्मचारियों के मूल वेतन के साथ साथ उनके यात्रा भत्ते, मकान किराया भत्ते और सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी की राशि में एक बड़ी और सकारात्मक वृद्धि देखने को मिलेगी। इस विषय को लेकर जेसीएम और सरकार के बीच अगले दौर की आधिकारिक वार्ता का एजेंडा तय हो चुका है और जैसे ही वहां से कोई अंतिम लिखित सहमति बाहर आएगी, हम सबसे पहले सटीक विश्लेषण के साथ जानकारी प्रस्तुत करेंगे। अब रुक करते हैं उस मुद्दे की तरफ जो हर 6 महीने में आपकी इन हैंड सैलरी तय करता है, यानी महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर। इस समय विभिन्न आर्थिक संकेतकों और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी एआईसीपीआई इंडेक्स के ताजा मासिक आंकड़ों के आधार पर विशेषज्ञों ने अपनी गणना पूरी कर ली है। आंकड़ों से यह साफ संकेत मिल रहा है कि इस बार भी महंगाई भत्ते में एक तय प्रक्रिया के तहत ही वृद्धि की जाएगी। लेकिन कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा भ्रम एरियर के भुगतान को लेकर फैला हुआ है। प्रशासनिक व्यस्तताओं और कैबिनेट की बैठकों के शेड्यूल के कारण अक्सर आधिकारिक शासनादेश जारी होने में 2 से 3 महीने का समय लग जाता है, जिससे कर्मचारियों में यह अफवाह फैल जाती है कि उनका पैसा रुक गया है। लेकिन आपको स्पष्ट रूप से समझना होगा कि महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पूरी तरह से एक कानूनी प्रक्रिया है और देरी होने की स्थिति में भी सरकार प्रभावी तिथि से लेकर भुगतान की तिथि तक का एक एक पैसे का बकाया यानी एरियर नियमों के अनुसार आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। इसलिए किसी भी अनधिकृत खबर या फर्जी नोटिफिकेशन को देखकर अपनी मानसिक शांति भंग न करें और केवल आधिकारिक गजट का इंतजार करें जो बहुत जल्द सार्वजनिक होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं वरिष्ठ पेंशन भोगियों के लिए अतिरिक्त पेंशन यानी एडिशनल पेंशन की आयु सीमा की समीक्षा को लेकर चल रही देशव्यापी बहस की। वर्तमान नियमों के तहत जब कोई पेंशन भोगी 80 वर्ष की आयु पूरी करता है तब जाकर उसे 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलता है। लेकिन देश के तमाम वरिष्ठ नागरिक संगठनों का तर्क है कि आज के समय में औसत जीवन प्रत्याशा और खासकर 65 से 75 वर्ष की उम्र में होने वाले भारी भरकम चिकित्सा खर्चों को देखते हुए इस पुराने नियम में तुरंत संशोधन होना चाहिए। संगठनों ने सरकार को एक नया चरणबद्ध प्रस्ताव सौंपा है जिसके तहत 65 वर्ष की आयु से 5%, 70 वर्ष से 10% और 75 वर्ष से 15% अतिरिक्त पेंशन देने की पुरजोर वकालत की गई है ताकि बुजुर्गों को जीवन के उत्तरार्ध में किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े और वे सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। श्रम मंत्रालय इस मानवीय और न्यायोचित मांग को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रहा है और संसद की स्थायी समिति ने भी इस दिशा में सकारात्मक संकेत दिए हैं, जिससे पेंशन भोगियों में एक नई उम्मीद जगी है। इसके साथ ही वर्तमान में नौकरी कर रहे कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ के भीतर एक और बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव आकार ले रहा है, जो कि अनिवार्य पीएफ कटौती के लिए बेसिक वेतन की सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 21,000 रुपए करना है। इस कानून को आखिरी बार साल 2014 में बदला गया था और पिछले 12 वर्षों में देश के वेतन ढांचे में व्यापक बदलाव आ चुका है। वर्तमान में जो कर्मचारी 15,000 रुपए से अधिक कमाते हैं उनके लिए पीएफ का हिस्सा बनना अनिवार्य नहीं होता, जिससे एक बहुत बड़ा कामकाजी वर्ग सामाजिक सुरक्षा के लाभ से वंचित रह जाता है। यदि सरकार इस सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपए कर देती है तो देश के लाखों नए कर्मचारी सीधे ईपीएफओ के सुरक्षा चक्र में शामिल हो जाएंगे। इसका सीधा मतलब यह होगा कि आपकी